तो आज हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां जमीन एक लग्जरी है और जीवन बस लहरों पर बहता है। मतलब एक ऐसा समुदाय जिनका पूरा का पूरा वजूद ही पानी पर है। हाँ बिल्कुल। और जो जानकारी है हमारे पास वो हमें ले जाती है इंडोनेशिया की बजाऊ जनजाति तक। इन्हें सी नोमैड्स भी कहते हैं ना, समुद्री खाना बदोश। और इनका रहन सहन तो आज की दुनिया से एकदम ही अलग है। सही। तो आज इस जानकारी में गहराई तक जाने का हमारा मकसद यही है कि बजाऊ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी वो कमाल की शारीरिक क्षमताएं और प्रकृति के साथ उनका जो गहरा रिश्ता है उसको समझे, जैसा स्रोतों में बताया गया है। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि बारीकियों को देखें। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि ये लोग बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समुद्र के बीच कैसे जी लेते हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इंसान का शरीर मतलब कैसे ढल जाता है ऐसी परिस्थितियों में। हाँ, तो चलिए उनके घरों से ही शुरू करते हैं। जानकारी बताती है कि बाजाओ लोग या तो पानी पर बने लकड़ी के घरों में रहते हैं, स्टिल्ट्स पर जैसे, या फिर उनकी खास नावें होती हैं, लेपा लेपा कहते हैं शायद, जिन पर उनका पूरा घर होता है। बिल्कुल, वो नावें ही उनका घर है। सोचिए जरा, बच्चों का जन्म, उनका बड़ा होना, खाना पीना, सोना, सब कुछ पानी के ऊपर। और ये सीधी सी बात है कि उनकी रोज की रोटी भी इसी से जुड़ी है, मतलब पूरी तरह समुद्र पर निर्भर। हाँ, जानकारी के हिसाब से वो बहुत कुशल मछुआरे और गोताखोर हैं। पारंपरिक तरीकों से मछली पकड़ते हैं, हाथ के बने भालों से। और यहीं पर आती है बात उनकी शारीरिक क्षमताओं की, जो वाकई में चौंकाने वाली हैं। स्रोतों में खास तौर पर उनकी डाइविंग क्षमता के बारे में बताया गया है। ये लोग बिना ऑक्सीजन टैंक के मिनटों तक पानी के नीचे रह सकते हैं। हाँ, मिनटों तक, और वो भी काफी गहराई में। सुनने में अजीब लगता है ना। बिल्कुल। और देखिए, साइंस भी इस बात को मानता है। एक स्टडी का जिक्र है स्रोतों में जो बताती है कि बाजाओ लोगों की तिल्ली मतलब स्प्लीन, वो आम इंसानों के मुकाबले काफी बड़ी होती है। अच्छा। तिल्ली, हाँ। जब वो गोता लगाते हैं तो ये तिल्ली सिकुड़ती है और खून में ज्यादा ऑक्सीजन वाली रेड ब्लड सेल्स छोड़ती है। इससे वो ज्यादा देर तक सांस रोक पाते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा एक बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है। अरे वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। तो मतलब सिर्फ फेफड़ों का खेल नहीं है, शरीर के दूसरे अंग भी ढल गए हैं। हाँ। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ये सब वो सीखते कैसे हैं, बचपन से? हाँ बिल्कुल, जानकारी यही कहती है कि बच्चे बहुत ही छोटी उम्र से पानी में खेलना और गोता लगाना सीख जाते हैं। उनके लिए पानी में रहना उतना ही नॉर्मल है जैसे हमारे लिए जमीन पर चलना। ये स्किल्स और शारीरिक बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि खाना और कमाई सब समुद्र से ही है। ये दिखाता है कि प्रकृति के साथ कितना गहरा तालमेल है उनका। और यही तालमेल उनके पर्यावरण के प्रति सम्मान में भी दिखता है। जैसा स्रोत बताते हैं, वो समुद्र को सिर्फ एक रिसोर्स नहीं मानते। सही कहा, वो उसे एक जीवित चीज की तरह मानते हैं। और ये सम्मान सिर्फ बातों में नहीं, उनके कामों में दिखता है। जैसे आपने शुरू में कहा था, वो समुद्र में कचरा नहीं फेंकते, खासकर प्लास्टिक। ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। उनका जीवन हमारी दुनिया की भागदौड़, सुविधाओं जैसे अस्पताल, इंटरनेट, इन सब से बहुत दूर है। हाँ बिल्कुल, जीवन सरल है, पर जानकारी इशारा करती है कि उसमें एक तरह की शांति है, एक संतोष है। लेकिन इस सादगी के साथ अपनी मुश्किलें भी तो होंगी, जैसे आपने कहा, अस्पताल नहीं या दूसरी मॉडर्न चीजें। हाँ, वो पहलू भी है। स्रोत इस बात को नजरअंदाज नहीं करते। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। और मौसम, बदलता हुआ समुद्री पर्यावरण, इन सब के लिए भी वो वल्नरेबल है। पर फिर भी उनका जो समुदाय है, उनका पारंपरिक ज्ञान है, वो उन्हें इन मुश्किलों से लड़ने में मदद करता है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि बाजाओ जनजाति की पूरी दुनिया ही समुद्र के चारों ओर घूमती है। घर पानी पर, शरीर गोताखोरी के लिए बना हुआ। वो बड़ी तिल्ली वाला उदाहरण तो कमाल का है। और प्रकृति का सम्मान, पारंपरिक ज्ञान, सब कुछ। हाँ, और भले ही आधुनिक सुविधाएं कम हो, फिर भी वो एक अनोखा और काफी हद तक आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। सही है। और ये सारी जानकारी हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज जब दुनिया इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी और शहरीकरण की तरफ भाग रही है, बाजाओ समुदाय हमें याद दिलाता है कि जीने के और भी तरीके हैं, ऐसे तरीके जो शायद